बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आजकल आपका कोई एक दिन भी आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इसने कोशिश की। आज आपकी ये मेहनत, आपकी ये कुर्बानी आपकी कल की कामयाबी का ज़रिया बनने वाली है। आपने ख्वाब बड़ा देखा है, देखें, आपने क्या कहा है कि आपने ख्वाब देखा है मैंने डॉक्टर बनना है, और जब डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा तो यकीनन आपने कोई छोटा ख्वाब नहीं देखा, आपने बड़ा ख्वाब देखा है। तो जब आपके ख्वाब बड़े होते हैं तो आपकी फिर मेहनत भी उसी लेवल की बड़ी होती है। अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो कुर्बानी भी बड़ी होनी चाहिए, अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, फिर आपकी कोशिश भी बड़ी होनी चाहिए, फिर आपकी का हार्ड वर्क भी बड़ा होना चाहिए, फिर आपकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी होनी चाहिए, फिर आपको दिल भी बड़ा करना है, फिर आपको दिमाग भी बड़ा करना है। काम ख्वाब आपने बड़ा देख लिया, जब आपने ख्वाब बड़ा देख लिया तो फिर आपको सारा कुछ आपके ख्वाब के मुताबिक ही करना पड़ेगा। बस ये बात ज़हन में रखें कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और जो लम्हा आज आपने ज़ाया कर दिया, जो वक्त आज आपने ज़ाया कर दिया, वो पूरी दुनिया, पूरी कायनात मिलकर भी आपको वापस नहीं दिला सकती। इस बात को तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेहरबानी करें, अपने वालदैन पर तर्स खाएं, अपने उस्ताज़ा पर तर्स खाएं, अपने आप पर तर्स खाएं, रहम करें, और आज फैसला करें कि मैंने जो ख्वाब देखा है, मैंने जो इरादा किया है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हार नहीं माननी है, क्योंकि मैंने कामयाब होना है, ये मेरे कामयाब होने का मकसद है। बल्कि मैंने सिर्फ कामयाब इसलिए नहीं होना कि मैंने एमडी कैट करना है और मैंने एमबीबीएस की सीट लेनी है। अल्लाह ताला के लिए ज़िंदगी का जो मकसद होना चाहिए वो नेक होना चाहिए। तो अल्लाह इंसानियत की खिदमत का मकसद लेकर इसको शुरू करें, मेहनत करें। कोई एक लम्हा भी, एक वक्त भी, एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना है, ख़ास तौर पर आज कर के दिनों में। और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले के साथ होता है, कोशिश करने वाले के साथ होता है, और जब अल्लाह ताला साथ होता है तो फिर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो आपको आपकी कामयाबी से रोक नहीं सकती है। तो ये बातें सारी ज़हन में रखनी है, बातें सारी दिमाग में रखनी है। इंशाअल्लाह ताला मेहनत करते रहना है, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और इसी के साथ आज हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्रैश टेस्ट सीरीज 7। और आज का टेस्ट बड़ा ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज के टेस्ट में आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिलेगा। सीखने के लिए बहुत सारा कुछ इस तरह मिलेगा कि एक तो हमारे टॉपिक्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रेपोजिशंस हैं, इन्वर्जन है, और डबल नेगेटिव है। ये तीन टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और इन तीन टॉपिक्स में, और ये वो टॉपिक्स हैं जो अमूमन टीचर जो हैं वो एकेडमीज में, ऑनलाइन में ज़्यादातर डिटेल के साथ पढ़ाते नहीं हैं। हर टीचर का एक अपना तरीकाकार होता है पढ़ाने का। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको ये समझ आ जाए और हमारी बात मुकम्मल हो। देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से। और क्वेश्चन 51 है, एंटीबायोटिक्स डैश द बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है एक्ट ऑन, एक्ट एट, एक्ट अप और एक्ट आउट। अच्छा, अब ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, देखें, हमारे पास जो प्रेपोजिशंस होती हैं बेटे, वो हमारे पास होती हैं दो तरह की। ये याद रखिएगा, हमारे पास प्रेपोजिशंस कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं। एक प्रेपोजिशंस हमारे पास होती हैं जिनको हम बोलते हैं रियल प्रेपोजिशन, मतलब मैं अपने वर्ड्स में इनको बोल रहा हूँ, ये कोई ग्रामर टर्म नहीं है। रियल प्रेपोजिशन का मतलब क्या है कि मैं जैसे ही कोई वर्ड लिखूंगा ना, आपको फौरन उसके साथ आने वाली प्रेपोजिशन ज़हन में आ जाएगी, क्योंकि हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। जैसे देखें, अगर मैं वर्ड लिखता हूँ अफ्रेड, और मैं आपसे कहता हूँ बेटे अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो आप बजाय कोई डिले के बता सकते हैं कि अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, ऑफ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटे सफरिंग के साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो आप बताएंगे कि साथ सफरिंग के साथ फ्रॉम यूज होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे बिलीव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, तो आप बताएंगे कि सार इन इसके साथ कौन सा यूज होगा, इन यूज होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे डिपेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, तो आप बताएंगे कि साथ डिपेंड के साथ ऑन यूज होगा। अब ये वो प्रेपोजिशन है जो इस वर्ड के साथ आनी है। अफ्रेड के साथ ऑफ आना ही आना है, सफरिंग के साथ फ्रॉम आना ही आना है। इसमें हमारे पास मतलब कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है।
इसी तरह बिलीव के साथ इन आना ही आना है, डिपेंड के साथ ऑन आना ही आना है। जब इन इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि इनके साथ ये प्रेपोजिशन आनी आनी है, तो देन याद रखिएगा ऐसी प्रेपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रियल प्रेपोजिशन। फिर हमारे पास होती हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स में हमने ये देखना है कि एक ही वर्ब के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं और डिफरेंट मीनिंग लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक्ट के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक्ट ऑन है, एक्ट आउट है, एक्ट अप है, एक्ट फॉर है, एक्ट अगेंस्ट है और एक्ट टूवर्ड्स है। अब ये जो वर्ड्स है ना हमारे पास, हमने एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज करके डिफरेंट मीनिंग लिए हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे देखें एक्ट ऑन का मतलब क्या है, टू टेक एक्शन, अमल करना, अमल होना, असर होना। टू और एक्ट आउट का मतलब क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट या एक्सप्रेस इमोशंस। इसी तरह एक्ट अप का मतलब क्या है, टू मिसबिहेव, बदसलूकी करना। एक्ट फोर का मतलब क्या है, टू रिप्रेजेंट समवन, किसी की जगह पर कहीं पर जाना, मतलब किसी का नुमाइंदा बनकर जाना। एक्ट अगेंस्ट का मतलब क्या है कि किसी की मुखालफत करना, मुखालफत में कोई काम करना। और एक्ट टुवर्ड का मतलब क्या है कि कोई खास बिहेवियर के साथ किसी खास तरह से अमल करना। आप देखें जैसे एक्ट ऑन है, शी एक्टेड। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन बिल्कुल सेम प्रेपोजिशन है, सेम फ्रेजल वर्ब्स है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, शी एक्टेड अपॉन हर टीचर सजेशन, उसने टीचर के सजेशन पर क्या किया, अमल किया। अब इस अपॉन को आप एक्ट ऑन भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। असर करना या अमल करना, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्ट ऑन का। असर करना या अमल करना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्ट ऑन का। इसी तरह एक्ट आउट है, द स्टूडेंट्स एक्टेड आउट। एक्टेड आउट का मतलब क्या है कि परफॉर्म, एक्सप्रेस इमोशन। तो इस एक्टेड आउट द स्टोरी इन क्लास, उन्होंने स्टोरी को क्लास में परफॉर्म किया। द चिल्ड्रन एक्टेड अप ड्यूरिंग द ट्रिप। एक्टेड अप का मतलब अभी हमने क्या कहा कि मिसबिहेव किया। मिसबिहेव का मतलब क्या है कि बदसलूकी की, इनडिसिप्लिन से पेश आए। इसी तरह द लॉयर एक्टेड फॉर हिज क्लाइंट इन कोर्ट। जो लॉयर है वो किसका नुमाइंदा बनकर गया है, अपने क्लाइंट का नुमाइंदा बनकर कोर्ट में गया। द न्यू लॉज एक्टेड अगेंस्ट करप्शन। एक्टेड अगेंस्ट करप्शन का मतलब क्या है, मजाहमत करना, और इसका मतलब क्या होता है, मुखालफत करना भी होता है। एक्टेड टूवर्ड का मतलब शी एक्टेड काइंडली टूवर्ड द स्ट्रेंजर, उसने जो अजनबी था उसके साथ बड़ी मेहरबानी के साथ, अच्छे तरीके के साथ क्या किया, उसके साथ सलूक किया। अच्छा आप देखें ये जितने वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारे एक्ट के साथ हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जब एक वर्ब के साथ आप डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज करेंगे और डिफरेंट मीनिंग परसीव करेंगे, तो देन हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब। जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक्ट ऑन, एक्ट एट, एक्ट अप और एक्ट आउट। अब अगर आप सेंटेंस के लिहाज से देखेंगे, एंटीबायोटिक्स डैश द बैक्टीरिया डेट कॉज द डिजीज। एंटीबायोटिक ने क्या किया है, एक्ट ऑन किया है, किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। ये बाकी फ्रेजल वर्ब भी आपने एक्ट के साथ क्या करने हैं, बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 52, द बस ड्राइवर शुड डैश द सेफ्टी। अब वर्ब है हमारे पास आंसर। आंसर के लिए हमारे पास तीन फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, याद रखिएगा। पहला है हमारे पास आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है कि किसी को जवाब देना। अब ये वो वाला जवाब देना नहीं है कि किसी ने आपको कॉल की, आप कॉल अटेंड नहीं कर सके तो बाद में आपने उसको कॉल बैक की, या किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो आपने उसका आंसर किया। जवाब देने का मतलब है कि बदतमीजी वाला जवाब देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो बड़ा बड़ा जवाब देता, आगे से बड़ी बदतमीजी करता है, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आंसर बैक। जैसे सेंटेंस देखिएगा, द स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर आंसरिंग बैक। आंसरिंग बैक करने की वजह से उन्हें क्या किया गया है, सजा दी गई है, बदतमीजी करने की वजह से, गलत जवाब देने की वजह से। और उसके बाद है हमारे पास आंसर फॉर और आंसर टू। देखिए आंसर का मतलब होता है जवाब। जब आप टू का प्रेपोजिशन लिखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है किसी के सामने जवाब दे होना, किसी के सामने किसी काम का रिस्पॉन्सिबल होना।
जैसे हम वर्ड लिखेंगे ना, अगर मैं इसके साथ एक और वर्ड लिख दूं रिस्पॉन्सिबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब क्या है, किसी के सामने जिम्मेदारी कबूल करना, किसी के सामने जवाब दे होना। और आंसर फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, अपने किसी काम की वजह से जवाब दे होना, आंसर फॉर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आंसर फॉर, तो सेंटेंस देखिएगा, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती की वजह से क्या करना होगा, जवाब देना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और अगर आप सेकंड सेंटेंस पढ़ें, एज अ लॉयर ही आंसर टू द सीनियर पार्टनर, वो किसके सामने जवाब दे है, वो अपने सीनियर पार्टनर के सामने जवाब दे है। तो तीन वर्ड्स आपने याद रखने हैं। पहला वर्ड आपके पास क्या है, आंसर बैक, दूसरा वर्ड क्या है, आंसर फॉर, और तीसरा वर्ड क्या है, आंसर टू। अब जरा ऑप्शन सेंटेंस देखिएगा, द बस ड्राइवर शुड डैश द सेफ्टी फॉर द पैसेंजर, उसको किसके लिए जवाबदेह होना है, उसको जवाबदेह होना है द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आंसर फॉर। अगर किसी पर्सन के सामने जवाबदेह होना होता ना, जैसे जैसे हम कहते हैं कि उसको अपने मैनेजर के सामने जवाब देना होगा, तो मैनेजर के सामने जवाब देने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आंसर टू। लेकिन यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, आंसर फोर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 53, एग्नेस डैश कैथलीन्स हेल्थ। अब यहां पर हमारे पास वर्ड कौन सा है, आस्क। अब याद रखें, आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी की सेहत याबी के बारे में दरियाफ्त करना। आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी की सेहत याबी का दरियाफ्त करना, किसी की सेहत याबी को दरियाफ्त करना, मतलब हाल चाल पूछना, हेलो हाय करना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सेहत याबी दरियाफ्त करना। उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आस्क आफ्टर। आस्क अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द लोगों से सवाल पूछना, इर्द गिर्द लोगों से सवाल पूछना। जैसे अभी कोई चीज गुम जाती है तो हम इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं, या हम जैसे फर्ज करें मेरे को पैसे गिर जाते हैं रास्ते में, तो मैं इर्द गिर्द के लोगों से पूछता हूँ कि यार मेरे पैसे आपने यहाँ पर देखे, या मेरा वॉलेट आप यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद आपके पास होता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज की, किसी काम की इजाजत लेना। ठीक है, उसके बाद होता है आस्क इन। आस्क इन का मतलब होता है किसी को घर पर खाने के लिए बुलाना, किसी को घर पर खाने के लिए बुलाना। अच्छा, इसके साथ एक और बात बताऊं, एक बड़ा ही गलत सा वर्ड होता है, हमारे पास वर्ड होता है आस्क आउट। वैसे फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा सा आप कह लें कि कैजुअल है, बदतमीजी वाला वर्ड है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। वर्ड है आपके पास आस्क आउट। आस्क आउट का आपका मतलब होता है, अगर इसको मैं बड़े ही धीमे और सिविलाइज तरीके से बताऊं, तो इसका मतलब होता है किसी को बाहर खाने पर इनवाइट करना, बाहर खाने पर इनवाइट करना। वैसे ये हमारे कल्चर का वर्ड नहीं है, अमेरिकन कल्चर का वर्ड है। और आस्क आउट का मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बता दूं, तो आस्क आउट का मतलब होता है किसी को डेट के लिए इनवाइट करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है आस्क ओवर। आस्क ओवर का मतलब होता है किसी को घर पर खाने के लिए बुलाना। ठीक है, जब मतलब खाने के लिए नहीं बुलाना, मतलब वैसे किसी को, वो आस्क और नेबर्स ओवर फॉर टी, हमने खाने पर किसी को, घर वालों को बुलाया। तो आस्क इन और आस्क ओवर तकरीबन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक जैसे कि मिलते मिलते वर्ड्स हैं। आप इनके सेंटेंसेस आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो एग्नेस डैश कैथलीन्स हेल्थ, जब उसने उसकी कैथलीन की हेल्थ के बारे में पूछा ना, तो फिर हमें पता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होने वाला है, आस्क आफ्टर। क्योंकि आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, सेहत याबी के बारे में दरियाफ्त करना, हाल चाल पूछना, सेहत का पूछना। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 54, जोन्स कार डैश ऑन द वे टू एयरपोर्ट। अब यहां पर जो हमारे पास वर्ड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वर्ड हमारे पास कौन सा है, ब्रेक। ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेक अप और ब्रेक इन। मैंने इनके सेंटेंसेस यहां पर नहीं लिखे, लेकिन मैंने ना इनकी एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख दी है। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम कंट्रोल। टू स्केप फ्रॉम कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कैद से आजाद होना, कैद से भाग जाना। आजाद होना नहीं, आजाद होना तो मतलब ये होता है कि जिसने कैद किया हुआ वो आपको अपनी मर्जी से छोड़ता है। कैद से भाग जाना, जिसको आप बोलते हैं फरार होना। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्रेक अवे। ब्रेक डाउन का मतलब होता है, ब्रेक डाउन के दो मीनिंग होते हैं, याद रखिएगा। एक तो होता है आंखों से आंसू जारी होना, एक मतलब इसका क्या होता है, आंखों से आंसू आ जाना। ठीक है,
और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, किसी चीज का खराब होना। खराब होने का मतलब क्या है कि किसी चलती हुई चीज का, मतलब किसी टूल का, किसी इक्विपमेंट का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का चलते हुए खराब होना। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, टू एंटर इलीगली। टू एंटर इलीगली का मतलब क्या, किसी जगह पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ डिस्कशन खत्म कर देना, अग्रीमेंट खत्म कर देना। मतलब आप बात कर रहे थे, आप बात करते करते रुक जाते हैं, तो उसको हम अग्रीमेंट, डिस्कशन कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, तो आप रुक जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्रेक ऑफ। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का, किसी चीज मतलब जंग का, आग का या बीमारी का अचानक से स्टार्ट होना। जैसे अभी हमारे पास था ना, हमारे पास आपको पता है कोरोना का दौर गुजरा है, तो हम बोलेंगे कोरोना ब्रोक आउट। कोरोना ब्रोक आउट का मतलब क्या है कि कोरोना की बीमारी अचानक से स्टार्ट हुई। इसी तरह ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में, किसी चीज के लिए आप एक बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं कि यार उसने ना ये सैमसंग ना एक नया ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है, एप्पल एक नया ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई जदीद चीज लेकर आना, कोई जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाना, या किसी भी काम में कोई हैरान कुन तौर पर जो एडवांसमेंट होती है वो लेकर आना। हम उसके लिए क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू, सोल्यूशन लेकर आना। उसके बाद होता है ब्रेकअप, किसी के साथ रिश्ता खत्म करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकअप करना। उसके बाद है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है किसी की बात को काटना, किसी की बात को दरमियान में काटना। मतलब कोई बात कर रहा था, आपने उसको बात करते करते काट दिया, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्रेक इन। तो ये जितने वर्ड्स हैं ब्रेक के लिए आपको याद रखने हैं, इनको अलग-अलग से देखना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या लिखेंगे, जोन्स कार डैश ऑन। जब कार की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एयरपोर्ट के रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। कार खराब होने का मतलब क्या है कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का खराब होना। जैसे यहाँ पर किसके खराब होने की बात की जा रही है, कार के खराब होने की बात की जा रही है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन 55। ही वाज डैश बाय अडॉप्टिव पेरेंट्स इन लंदन। अब आपको पता ही है कि हमारे पास ब्रिंग के साथ वर्ड होता है ब्रिंग अप, और ब्रिंग अप का मतलब हमारे पास क्या होता है, परवरिश करना, देखभाल करना। अच्छा, अब आप एक एक काम आपने करना, देखें अभी हमारे पास क्या है कि हम हमारे 4 एमसीक्यू सिर्फ डिस्कस हुए हैं, और तकरीबन मेरे पास रिकॉर्डिंग जो बन चुकी है अभी कोई 18-19 मिनट की बन चुकी है। तो अभी अगर हम ये सारे क्वेश्चंस को मैं इसी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा जो इससे पहले मैंने जिस तरह हर एक फ्रेजल वर्ब को किया, तो ये डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका मैं यूं कर रहा हूं कि मैं इससे आगे आपकी डिस्कशन थोड़ी सी कम कर रहा हूं, लेकिन जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है इन्वर्जन और डबल निगेशन वाले, इन्वर्जन वाले, वो हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने हैं, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं। लेकिन आपने करना ये है कि आपने YouTube पर मेरा जो चैनल है इंग्लिश विद सरदीम, आपने उस चैनल पे जाना है, इंग्लिश विद सरदीम पे जाना है। मैंने फ्रेजल वर्ब के बड़े ही डिटेल्ड लेक्चर वहां पर रिकॉर्ड किए हुए हैं, कुछ 3-4 लेक्चर्स होंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उनके। तो इंग्लिश विद सर अजीम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आपने 3-4 वीडियोस हैं फ्रेजल वर्ब के लिए, वो आपने लाजमी देख लेनी है। अभी के लिए फिलहाल हम थोड़ी सी डिस्कशन, जो प्रेपोजिशन की डिस्कशन है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। ही वाज डैश बाय अडॉप्टिव पेरेंट्स का मतलब ही वाज ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब आप सब जानते ही हैं कि ब्रॉट अप का मतलब हमारे पास क्या होता है, परवरिश करना, देखभाल करना। देखभाल करने को परवरिश करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे, देखभाल और परवरिश करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्रिंग अप। इसके लिए आपको पता है हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, और वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, टेक केयर। जैसे टेक केयर का मतलब होता है सिर्फ ध्यान रखना, देखभाल करना। इसी तरह आपके पास एक और वर्ड होता है देखभाल के लिए, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब भी क्या होता है, परवरिश करना और देखभाल करना। तो बेसिकली ये तीनों सेम वर्ड है, ब्रिंग अप, टेक केयर और लुक आफ्टर। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 56। द मीटिंग वाज डैश, वाज डैश, वाज डैश बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक। अब देखिए ये जो कॉल का वर्ड है ना, कॉल का वर्ड, ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके साथ भी हमारे पास
बड़े ही फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, और आपने ये लाजमी तौर पर वो फ्रेजल वर्ब्स वाले जो वर्ब्स वाले लेक्चर्स हैं जो मैंने आपको कहा है कि आपने यूट्यूब पर मेरे चैनल पर लेने हैं, वो लाजमी आपने लेने ही लेने हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे द मीटिंग वाज कॉल्ड, वाज का मतलब क्या है कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड पैसिव वॉइस में जाएगा तो डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही गलत होता है। कॉल ऑन का मतलब याद रखिएगा, कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात के लिए आना, ठीक है, मुलाकात के लिए आना। जब आप किसी के घर जाते हैं, जब कोई आपके घर आता है मुलाकात के लिए, तो आप उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑन, मुलाकात के लिए आना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करने का मतलब क्या है कि किसी खास टाइम के लिए किसी एक्शन को छोड़ देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 57, डिपेंड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने आपसे कहा था कि कुछ हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं जिनको हम बोलते हैं रियल प्रेपोजिशन। अब रियल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन है जिनके साथ हमें कोई रीजन लॉजिक की जरूरत नहीं होती। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटे अफ्रेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो आप फौरन से बोलेंगे कि सर अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा क्यों, तो इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिवाय इस बात के कि सर आज तक हमें यही कहा गया है, हमने यही याद किया और इंग्लिश यही कहती है। तो ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो इंग्लिश हमें कहती है कि इस वर्ड के साथ आपने ये प्रेपोजिशन यूज करनी है। जैसे देखें, ये हमारे पास वर्ड है डिपेंड, तो डिपेंड के साथ जो प्रेपोजिशन हमारे पास आता है वो या तो ऑन आता है या हमारे पास क्या आता है, अपॉन आता है। तो हम डिपेंड के साथ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। अब ये जो क्वेश्चन है ये रियल प्रेपोजिशंस के होंगे। माय फ्रेंड कॉल्ड डैश मी yesterday बट आई वाज आउट, कहता है माय फ्रेंड कॉल्ड डैश मी yesterday बट आई वाज आउट। आई वाज आउट हमें क्या बताता है कि मैं घर पर नहीं था, इसका मतलब दोस्त मिलने के लिए आया था। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मिलने के लिए आना, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होता है, कॉल ऑन, मुलाकात के लिए आना। अभी हम बात भी कर रहे थे, मुलाकात के लिए आना, मुलाकात के लिए आने को हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा बीटा। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो कॉल का वर्ड है ये फ्रेजल वर्ब के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से क्या करना है, वो फ्रेजल वर्ब वाले लेक्चर जरूर ले लेने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद है क्वेश्चन 59, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू मीट हिम आउटसाइड द सिनेमा डैश एन आवर्स टाइम। अब देखें, ये जो एन आवर्स टाइम होता है ना, एन आवर्स टाइम, इसके लिए आपने दो बातें याद रखनी है। दो बातें इस तरह याद रखनी है कि सम टाइम होता है कि आप कहेंगे कि यार आप 1 घंटे तक ये काम कर ले, मतलब मैं किसी को डेडलाइन दे देता हूँ कि आपको मैं ये डेडलाइन दे रहा हूँ कि आपने 1 घंटे तक ना ये काम मुकम्मल करना है, ठीक है। या ये मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल कर ले, मतलब आपके पास 60 मिनट्स हैं और आपको 60 मिनट में ये काम कर सकते हैं, 60 मिनट आपको ये काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे अब वो यहाँ पर कहता है माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू मीट हिम आउटसाइड द सिनेमा डैश एन आर। डैश एन आर का मतलब क्या होगा कि विद इन एन आर, 1 घंटे के अंदर अंदर उसे वहां पर मिलना है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 60, वुड यू माइंड मूविंग, यू आर रादर डैश द वे। अब ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। एक हमारे पास होता है ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग जर्नी, सफर पर होना, रास्ते पे होना, ठीक है, सफर के दौरान कि मैं जी रास्ते में हूं, मैं आ रहा हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं जा रहा हूं, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑन द वे। और एक हमारे पास होता है इन द वे। इन द वे याद रखिएगा, इन द वे का मतलब होता है रास्ते में आना। रास्ते में आना मतलब किसी चीज का किसी दूसरी चीज के लिए क्या साबित होना, ब्लॉकेज बनना। मतलब मैं कह रहा हूँ यार ये कुर्सी साइड पर कर लो, ये मेरे रास्ते में आ रही है, या ये टेबल मेरे रास्ते में आ रहा है, इसको साइड पे कर ले, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटे, इन द वे का वर्ड यूज करेंगे, रास्ते में आना। तो जैसे यहाँ पर है वुड यू माइंड मूविंग, यू आर रादर डैश द वे हेयर, कहता आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए मेहरबानी करके, आप ना रास्ते में खड़े हुए हैं, आप रास्ते में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखना है,
हमें लिखना है ऑन द वे नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, इन द वे। और इन द वे का मतलब क्या होता है, रास्ते में होना, रास्ते में किसी की रुकावट बनना। तो यहाँ पर आपने दो प्रेपोजिशन याद रखनी है। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में होना, और रास्ते में होना मतलब ड्यूरिंग जर्नी, सफर के दौरान सड़क पर होना। और इन द वे होता है किसी जगह का, किसी चीज का किसी दूसरे के सामने रुकावट बनना। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 61। अब क्वेश्चन 61 है, आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर डैश मिस्टेक। अब डैश मिस्टेक एक आम सा प्रेपोजिशन है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी बोलते रहते हैं। हम कहते हैं यार बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। तो ये जो बाय के साथ बनने वाले प्रेपोजिशन है ना, ये मैंने आपके सामने लिख दिए ताकि आप इनको एक दफा अच्छे तरीके से याद कर ले। जैसे हमारे पास बाय मिस्टेक है, इसी तरह बाय एक्सीडेंट होता है, इसी तरह बाय चांस होता है, बाय चॉइस होता है, बाय हैंड होता है, बाय हार्ट होता है। बाय हार्ट हम किसको क्या बोलते हैं, जब भी किसी ने कहना हो ना इसको याद कर लो, तो याद करने का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट का मतलब क्या है कि आपने इसको जुबानी याद करना है। बाय लॉ का मतलब कानून के मुताबिक, बाय फोर्स का मतलब ताकत के इस्तेमाल से, बाय ऑल मीन्स का मतलब क्या है कि सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं यकीनन खास तौर पे। उसके बाद बाय फार, यहाँ तक, बाय नेम नाम को इस्तेमाल करना, बाय साइड, बाय टर्न्स, बाय नेचर, इन सब के आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। और आप ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे वर्ड्स वो हैं जो किसके साथ हैं, बाय के साथ हैं। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल 3 4 5 7 वर्ड्स तो इनके इस तरह के होंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे होंगे। जैसे हमने अभी बोला बाय एक्सीडेंट है, बाय मिस्टेक है, बाय चांस है, बाय चॉइस है, बाय हार्ट है। ये वो वर्ड्स हैं जो आप लाजमी तौर पर अपनी डेली लाइफ में भी इंजॉय मतलब यूज करते हैं, इंजॉय करते हैं, और आप इनको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। और इन सारे वर्ड्स को आपने अच्छे तरीके से एक दफा याद कर लेना है। उसके बाद है आपके पास, इज इट ओके इफ आई राइट डैश पेंसिल। अच्छा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है, देखिए कि जब भी हमारे पास पेन या पेंसिल लिखा हुआ होता है ना, तो पेन और पेंसिल के लिए हम लाजमी तौर पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम पेन और पेंसिल के लिए विद का प्रेपोजिशन यूज करते हैं कि राइट विद पेंसिल और राइट विद पेन। और जब इंक लिखा हुआ होता है ना, या इंक का कलर लिखा हुआ होता है, जैसे रेड लिखा हुआ हो, ब्लू लिखा हुआ हो, कोई भी कलर लिखा हुआ हो, तो हम उसके लिए विद का वर्ड यूज नहीं करते। हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम उसके लिए इन का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। पेन और पेंसिल के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, पेन और प्रेपोजिशन के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा बेटे, विद का। और इंक के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, इन का। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में क्वेश्चन में हमारे पास पेंसिल लिखा हुआ है, लेकिन पेंसिल के लिए विद का ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर हम प्रेफरेंस रूल पे चले जाते हैं। प्रेफरेंस रूल का मतलब यह है कि इस रूल के लिए दो प्रेपोजिशन है हमारे पास, विद और इन है। अगर सेंटेंस में विद नहीं दिया हुआ तो फिर हम लाजमी तौर पर बेटे किस में जाएंगे, इन में जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर फर्ज करें बीटा ऑप्शन विद लिखा हुआ होता, तो फिर डेफिनेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन विद ही होता। क्योंकि विद ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए हम सेकंड प्रेपोजिशन पे जाएंगे। और सेकंड प्रेपोजिशन हमारे पास कौन सी है, इन। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 63। और अगेन वो वर्ड्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, जो सारे के सारे किसके साथ आते हैं, बाय के साथ। जैसे हम बोलते हैं बाय एक्सीडेंट, बाय मिस्टेक, बाय चांस। अभी हम ये सारे वर्ड्स बोलकर आए, और मैंने आपसे क्या कहा कि इन सारे वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से एक दफा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इनमें से बहुत सारे वर्ड्स तो इस तरह के हैं जो आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 64। आई स्पेंड एजेस लुकिंग फॉर अ फोन बॉक्स। अच्छा, आप देखेंगे जो दो वर्ड्स है ना आपके पास, एट द एंड और इन द एंड, ये आपके पास बड़े जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए। एट द एंड और इन द एंड में क्या डिफरेंस होता है कि इन द एंड का मतलब क्या होता है आपके पास, फाइनली। फाइनली मतलब आखिरकार। फाइनली का मतलब आपके पास क्या होता है, आखिरकार। और जब आप किसी पॉइंट की बात कर रहे होते हैं ना, किसी जगह की बात कर रहे होते हैं, किसी मुकाम की बात कर रहे होते हैं, तो देन आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एट द एंड। जैसे हम मैं बोलता हूँ यार मेरा घर गली के कोने पे है,
या मैं गली के कोने पर खड़ा हूं, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एट द एंड। जैसे अभी हम बोलते हैं वी वेंट फॉर अ वॉक, हम सैर करने के लिए निकले एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और हम सैर करने कहाँ तक गए? हम सैर करने गए जी गली के आखिर तक। गली के आखिर तक मतलब एट द एंड। क्योंकि हम जगह की बात कर रहे हैं, मुकाम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एट द एंड। और सेकंड सेंटेंस देखिएगा इन द एंड, और इन द एंड की यहाँ पे ट्रांसलेशन आप क्या बनेंगे? फाइनली। फाइनली का मतलब आपके पास बेटे क्या होगा? आखिरकार। आखिरकार का मतलब एट लास्ट। शी डिसाइडेड नॉट टू टेक द जॉब, आखिरकार उसने क्या फैसला किया है कि वो इस जॉब को ज्वाइन नहीं करेगी। तो ये जो एट द एंड और इन द एंड है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई स्पेंड एजेस लुकिंग फॉर अ फोन बॉक्स, मुझे बड़ा वक्त हो गया कि मैं एक फोन बॉक्स की तलाश में था। डैश द एंड आई फाउंड वन, आखिरकार मुझे एक मिल गया। जब आखिरकार की बारी आएगी, आखिरकार की ट्रांसलेशन आएगी, हम किसी मुकाम, किसी पोजीशन, किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे होंगे, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास वर्ड कौन सा यूज होगा? इन द एंड। और इन द एंड के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? अल्फा। इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस याद रखिएगा अपने पास। उसके बाद है आपके पास 65, इफ वी गो डैश कार वी विल रीच देयर बिफोर सनसेट, जब भी आप किसी सवारी के थ्रू जाते हैं और आप उसके लिए वर्ब यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं गो, जैसे आप कहते हैं ट्रेवल, जब भी आप किसी सवारी में किसी भी सवारी के थ्रू सफर करेंगे और आप वर्ब के बाद उसको लिखेंगे, तो याद रखिएगा आपने बाय का प्रेपोजिशन यूज करना है। यहां पर बस भी हो सकता था, यहाँ पे कार भी हो सकता है, यहाँ पे प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, आपने जब गो या ट्रेवल का वर्ड यूज करना है और आपने उसके बाद आपने नाउ मतलब सवारी लिखनी है, तो फिर आपने याद रखना है आपने हमेशा क्या यूज करना है? बाय। बाय कार होगा, बाय बस होगा, बाय प्लेन होगा, बाय ट्रेन होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप कहते हैं कि गाड़ी में या सवारी में कोई चीज रह गई या मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, जैसे अगर आप बोलें कि मेरा पर्स जो है वो वॉलेट जो है वो बस में रह गया, तो फिर आप उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे आई लॉस्ट माई पर्स बाय बस, आप वहां पर बोलेंगे आई लॉस्ट माई पर्स इन द बस। फिर आपने बस के लिए बाय का वर्ड यूज नहीं करना, फिर आपने बस के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? इन का यूज करना है। तो ये याद रखिएगा बाय का वर्ड हमने तब यूज करना है जब हम सफर करने की बात कर रहे हो, कि हम बस से सफर कर रहे हैं, कार से सफर कर रहे हैं, प्लेन से सफर कर रहे हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हैं। इन सारी सूरतों में हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा बेटे? बाय। और इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहने वाला है? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 66, और क्वेश्चन 66 हमारे पास रियल प्रेपोजिशन है अब्सटेन। और याद रखिएगा जहां पर भी अब्सटेन आएगा, अब्सटेन के साथ हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा? फ्रॉम। हमें कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, सफर के साथ फ्रॉम आता है, बिलीव के साथ इन आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है, इसी तरह अब्सटेन के साथ हमारे पास करेक्ट प्रेपोजिशन बेटे कौन सा आएगा? फ्रॉम। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 67, एक्सीड। जिस तरह अभी हम अब्सटेन की बात कर रहे थे, इसी तरह एक्सीड के साथ आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? हमेशा टू। और जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? टू। तो डेल्टा, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि रियल प्रेपोजिशन क्या होती हैं, कि रियल प्रेपोजिशन में हमारे पास किसी तरह का कोई लॉजिक, कोई रीजन, कोई रूल नहीं होता। हमें सिर्फ इतना पता होता है, हमें सिर्फ इतना बताया गया होता है कि अफ्रेड के साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? टू। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि अब्सटेंड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? फ्रॉम। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सीड के साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? टू। तो जब भी आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है तो इनके साथ आने वाली प्रेपोजिशन को रट्टा मारना आपने। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 68, अकॉर्ड। जिस तरह अब्सटेंड फ्रॉम होता है, एक्सीड टू होता है, इसी तरह याद रखिएगा अकॉर्ड के साथ आपके पास प्रेपोजिशन कौन सा आता है? विद। यहां पर भी हमारे पास नो लॉजिक, नो रूल है। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि अकॉर्ड के साथ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? विद का। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 69, और एक्यूज के वर्ड को तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्यूज के साथ हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है? ऑफ। अक्यूज ऑफ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? अल्फा। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये वो प्रेपोजिशंस हैं जिनके लिए हमारे पास कोई रीजन, कोई लॉजिक, कोई रूल नहीं है।
सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि इस वर्ड के साथ ये वाला प्रेपोजिशन आता है। उसके बाद हमारे पास है एडिक्टेड, और एडिक्टेड के लिए आप जानते हैं, आपने एडिक्टेड का वर्ड पढ़ा भी है पहले वर्ब के रूल में। एडिक्टेड के साथ हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? टू। और जिन वर्ड्स के साथ टू का प्रेपोजिशन यूज होता है वो मैंने वर्ड्स यहाँ पे कुछ शामिल कर लिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ लें, याद कर लें। एडिक्टेड टू होता है, यूज टू होता है, अकस्टम टू होता है, डेडिकेटेड टू होता है, कमिटेड टू होता है, डिवोटेड टू होता है, अटैच्ड टू होता है, अलर्जिक टू होता है, अपोज्ड टू होता है और लुक फॉरवर्ड टू होता है। और ये अगर आप ये देख रहे हो, इनमें से मेजोरिटी वर्ड्स वो हैं जो आपने जेरेंड वाले रूल्स में पढ़े थे। जेरेंड वाले रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि हमने कहा कि टू के बाद हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, लेकिन हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के बनते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स इस तरह के बनते हैं जहां पर हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलते बल्कि हम टू के बाद कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखते हैं। जैसे हमने कहा एडिक्टेड टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे, और यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर यूज टू से पहले बी फॉर्म लिखा गया होगा या गेट और गॉट लिखा गया होगा तो फिर हम इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे। अकस्टम टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, डेडिकेटेड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो असल में ये इनमें से मेजोरिटी वर्ड्स वो हैं जो आपने जेरेंड के रूल में पढ़े, और आप देख रहे हैं कि इन सब के साथ आपने प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना है। इन सब के साथ आपके पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा? टू यूज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एडिक्टेड की वजह से करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा? एडिक्टेड टू।